हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कई जगह पे हमने यूज़ भी कर लिया है, लेकिन फॉर्मली मैंने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं किया था। सो लेट्स गो ओवर दैट। और फिर एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, समथिंग कॉल्ड द नल फंक्शन एंड द लर्चेस थ्योरम। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ टी का है एफ एस, तो लाप्लास इन्वर्स जो ऑपरेशन है जिसको हम एल इन्वर्स से डिनोट करेंगे, अगर उसे हम एफ एस पे अप्लाई करें तो हमें एफ टी मिल जाएगा। ओके, इसी ऑपरेशन को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। ओके, सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको टी स्पेस से करस्पॉन्डिंग एस स्पेस में करस्पॉन्डिंग फंक्शन पे ले जा रहा है, तो इस फंक्शन से वापस इस फंक्शन पे जो आपको ऑपरेशन लाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी होता है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अगर लाप्लास इन्वर्स ऑफ के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकाला जाए या पूछा जाए तो वो होगा साइन के टी। ओके, दिस जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अगेन इन दैट सेम सेंस। ओके, सो और यहाँ पे अगर आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करें, और ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ग्रेजुअली, ये के कांस्टेंट है और c1 टाइम्स सम फंक्शन प्लस c2 टाइम्स सम फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स हो, तो c1 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स प्लस c2 टाइम्स सेकंड फंक्शन का, लीनियरिटी यहाँ भी ओबे करती है, तो ये k आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं और फिर उस k को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा गया हो अपेरेंस इस तरह की हो, 1/s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स, तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस। ओके, साइन के टी और दिस यूजिंग दिस टेबल, जिस चीज़ों को आपको मेमोराइज करना है। ओके, और एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ओके, लीनियरिटी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इंटीग्रल का कितना होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल अगर एस स्पेस में हो तब कितना होता है, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, कन्वोल्यूशन। ओके, दिस अब एक इंपॉर्टेंट नोशन आता है यहाँ पे, ये मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है, वैसे फिजिक्स में हम इसकी बात भी नहीं करते, आप अभी देखेंगे ये नोशन, लेकिन लेट्स सी। नल फंक्शन, नल फंक्शन कोई फंक्शन है से एन टी, उस डेफिनेशन ये है एन टी डी टी इंटीग्रल 0 टू टी, या बेटर आप इस फॉर्म में देखिए, ये रोटेशन भी वैसे यूज़ किया जाता है बट इट समटाइम्स बिकम कन्फ्यूजिंग। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी हो, लिमिट में भी टी आ रहा है, थिंक ऑफ इट दिस वे। ओके, एन एक्स डी एक्स, एन टी कोई फंक्शन है लेकिन आप उसे एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, एन एक्स डी एक्स, एक्स के ऊपर इंटीग्रल किया 0 से टी तक, और अगर ये 0 है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, टी की किसी भी वैल्यू तक आप इंटीग्रेट करें और ये इंटीग्रेशन अगर हमेशा 0 बन रहा है किसी फंक्शन के लिए, तो उसे आप कहते हैं नल फंक्शन। ओके, नल फंक्शन के मैं एग्जाम्पल आपको लास्ट में दूंगा, बट ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है नल फंक्शन की। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नल फंक्शन 0 होता है। मैं आपको चाहूँगा आप इस डेफिनेशन से खुद को कन्विंस करने की कोशिश करें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द नल फंक्शन इज़ 0। ओके, बेसिकली आप 0 से किसी हाई वैल्यू ऑफ टी तक, इन्फिनिटी ना हो पर एक वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ टी तक इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, तो इसके बिहेवियर के कारण आपको 0 ही मिलेगा। ओके, आप एग्जैक्टली मैथमेटिकली ना भी करें, यू मस्ट कन्विंस योर सेल्फ कि हाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नल फंक्शन 0 होगा। तो इससे क्या होता है, देखिए नल फंक्शन, माना कोई फंक्शन नल है, ओके, आपको एक नल फंक्शन ऑब्टेन हो गया, तो अब होता क्या है, माना कोई कैपिटल एफ कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ है, तो अगर आप इस कैपिटल एफ फंक्शन में कोई नल फंक्शन ऐड कर दें, एनी नल फंक्शन, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी से आप निकालेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नल, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नल तो होता है 0, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ के बराबर है। इसका मतलब अगर f कैपिटल F का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f है, तो उसमें अगर नल फंक्शन को ऐड भी कर दें टी स्पेस में, तो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होता है। तो यहाँ से एक इश्यू आता है, जो हम लाप्लास इन्वर्स जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, ऑपरेशन जो डिफाइन किया, अगर आपको fs का लाप्लास इन्वर्स पूछा जाए तो आप उसे ft बताएंगे कि ft प्लस nt बताएंगे। ये दोनों चॉइसेस ओपन होती हैं, और इनफैक्ट दो चॉइस नहीं है, ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, क्योंकि आप यहाँ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होता c टाइम्स एन टी, तभी भी ये इतना ही बनता। ओके, क्योंकि नल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। तो हो क्या रहा है, और नल फंक्शन भी कई हो सकते हैं, आप कोई सा भी नल फंक्शन ऐड करें, मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है, जनरल केस ये है, अभी तक तो हम बोल रहे थे हाँ एफ़ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ कैपिटल एफ हो जाएगा, पर उस कैपिटल एफ में अगर मैं सम कांस्टेंट जो कि मेरी मर्जी का हो सकता है और किसी भी क्वालिटी का
नल फंक्शन, क्वालिटी मतलब अलग अलग नल फंक्शन हो सकते हैं, F1 हो सकता है, F2 हो सकता है, F3 हो सकता है। इनफैक्ट आप कई सारों को भी ऐड कर सकते हैं, C1 टाइम्स F1 प्लस C2 टाइम्स F2 प्लस C3 टाइम्स, आप ये सब ऐड करें तभी भी ये भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा सेम फंक्शन का। तो ये जिसे समथिंग कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन टाइप का नेचर यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये ऑपरेशन जो है ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है, मल्टी वैल्यूड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी दैट इज द रॉन्ग वोकैबुलरी। यहाँ पे यूनिक आंसर नहीं है, एल इन्वर्स का आंसर इसे मानेंगे कि इसे मानेंगे कि इन जनरल इसे मानेंगे, ओके। तो ये तो अगर नल फंक्शंस आर अलाउड, अगर एन जैसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे फंक्शंस होते हैं, ओके, तो तब तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिक नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक थ्योरम आती है, लर्चेस थ्योरम जिसे हम कहते हैं, अगर दो फंक्शंस f1t और f2t ऐसे हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम है, माना इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल fs है, तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने आप एक नल फंक्शन होगा, ओके। दो फंक्शंस जिनका, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, माना L ऑफ f1t बराबर fs है और L ऑफ f2t भी fs है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट हैंड साइड में जीरो बनेगा, और लीनियरिटी के कारण यहाँ f1 और f2 को आप एक ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1 माइनस f2 कितना हो जाएगा, जीरो। और किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो होता है, नल फंक्शन का। तो ये नल फंक्शन की एक डेफिनेशन आप ये भी सोच सकते हैं, ओके। लेस एक ही फंक्शन के पे एस स्पेस में आप दो अलग अलग फंक्शन से अगर पहुंच रहे हैं, टी स्पेस के इस फंक्शन से भी एफ एस पे पहुंचे, टी स्पेस के इस फंक्शन से भी एफ एस पे पहुंच रहे हैं, पहुंचने का मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी वही फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी वही फंक्शन है, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने आप में एक नल फंक्शन होगा। तो इनफैक्ट ये रिजल्ट है, दिस इज समथिंग कॉल्ड द लर्चिस थ्योरम, हम इसको प्रूव भी नहीं कर रहे हैं फॉर्मली, ओके, वैसे प्रूफ में कुछ है नहीं, बट दिस, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिजिकल व्यू पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फिजिकल सिचुएशन में नल फंक्शंस आपके पास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिजिकल सिचुएशन से मेरा मतलब यूजुअली हम लोग तो वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, यूजुअली जो हम फंक्शंस ले रहे हैं ft या gt, उनका कन्वोल्यूशन वगैरह, ये सिग्नल एनालिसिस के टर्म में इसकी बड़ी अच्छी पिक्चर बनती है। तो इसको आप इस तरह सोच सकते हैं, ऐसा सिग्नल फिजिकली नहीं हो सकता है जो नल फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट हो। मैथमेटिकली नल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उस नल फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट की जाए। मैं आपको नल फंक्शन के दो एग्जाम्पल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, नल फंक्शन की डेफिनेशन ये है, रिमेंबर नल फंक्शन की डेफिनेशन केवल ये है, 0 to 2 nx dx, उस फंक्शन का इंटीग्रल 0 फॉर एनी t ग्रेटर देन 0, कहीं तक भी इंटीग्रेशन करें, 0 से 1 तक, 0 से 1.1 तक, 0 से 2 तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ये इंटीग्रल 0 होना चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। माना एक फंक्शन है, ओके, nx बराबर माना है, ये फंक्शन सब जगह 0 है, 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के, माना एक्सेप्ट माना x इक्वल टू 7 पे इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, फाइनाइट वैल्यू कुछ भी ले लो, माना इसकी वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल। अब इस फंक्शन को जरा आप प्लॉट करें तो पहले ये फंक्शन कैसा बनेगा, सब जगह 0 है, यहाँ सब जगह 0 0 0 0 0, ओके, और x इक्वल टू 7 माना इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 5, ये फंक्शन ऐसा है, ये और यहाँ पे वैल्यू 5 और उसके बाद फिर 0, ये एक पॉइंट पे बस एक छोटी सी स्पाइक जैसा है और फिर सब जगह 0 है, लेकिन इस स्पाइक की विड्थ क्या है, 0 है। अच्छा, नल फंक्शन का पहले मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दे सकता था, अगर आप ये फंक्शन ले लें nx इक्वल टू 0, कोई फंक्शन है जो सब जगह 0 है, 0 फंक्शन, ये देखो इस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, और हम केवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे स्टार्ट कर रहे हैं, कर्व ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इंटीग्रेशन आप कहीं तक भी करें ये एरिया 0 ही बनना चाहिए। तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है, आप इस फंक्शन की बात करें, इसकी 0 फंक्शन की, इसका इंटीग्रेशन चाहे यहाँ से यहाँ तक करो, एरिया अंडर द कर्व 0, ये क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ चिपकी हुई है लाइन, या यहाँ तक करो इंटीग्रेशन तभी भी एरिया 0, या यहाँ तक ये, लेकिन ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जाम्पल है, तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई सिग्नल है ही नहीं, से आप सिग्नल के सेंस में सोचेंगे कोई सिग्नल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक एग्जाम्पल ये है, ये फंक्शन भी लगभग सब जगह 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे तो 0 नहीं है, एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू 5 है, 5 हो, 10 हो, 15 माइनस 12 कुछ भी हो, फाइनाइट वैल्यू हो दिस, ओके, एक पॉइंट पे स्पाइक, लेकिन ये फाइनाइट हाइट की होनी चाहिए, इनफाइनाइट हाइट की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये डिराक डेल्टा बन सकता है, ओके। इफ़ यू डोंट नो डिराक डेल्टा डोंट गो इनटू दैट, बट ये नल फंक्शन है, ओके, केवल एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू है दिस, लेकिन और उसको आप एरिया वाइज देखिए, इस कर्व का एरिया अंडर विद द एक्स एक्सिस कितना है, 0, यहाँ कोई एरिया थोड़ी बन रहा है, ये अगर छोटा सी भी इतना बड़ा भी रेक्टेंगल बनता तो इस रेक्टेंगल का कुछ एरिया होता, पर ये क्या है, ये इसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 5 भी और इसके बाद फिर से 0 है, तो बेसिकली ये रेक्टेंगल जैसे फिगर की विड्थ 0 है, विड्थ 0 है तो एरिया अंडर द कर्व कितना है, 0,
आप कहीं से यहाँ से चाहे यहाँ तक इंटीग्रेट करो, एरिया अंडर कर्व 0 है, यहाँ से यहाँ तक करो 0 है, यहाँ से यहाँ तक करो 0 है, कहीं तक भी आप इंटीग्रेट करें 0 नल फंक्शन। लेकिन इस तरह के सिग्नल का मतलब क्या हुआ? इस तरह के सिग्नल का मतलब माना आप इसे एक वोल्टेज सिग्नल की तरह सोचें, आप सिस्टम पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 0 वोल्ट है 0 वोल्ट है 0 वोल्ट है, लेकिन केवल टी एक्स इक्वल टू 5 या इसे टी सोचें, टी इक्वल टू 7 सेकंड पे एक 5 वोल्ट का सिग्नल आता है और उससे पहले भी सिग्नल 0 है और उसके बाद में भी सिग्नल 0 है, पहले भी सिग्नल 0 0 0 0, अचानक एक पॉइंट पे 5 वोल्ट का सिग्नल और फिर सिग्नल 0। अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, किसी भी सिग्नल को 0 वोल्ट से 5 वोल्ट में होने में कुछ टाइम लगेगा। अब अगर आप स्विच भी ऑन कर रहे हैं, माना आपने सर्किट में 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है और पहले स्विच ऑफ है, वोल्टेज 0 है, फिर आप सोचें अचानक मैंने एक क्षण के लिए स्विच ऑन किया मोमेंटरीली और फिर ऑफ कर दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको हीविसाइड फंक्शन में बताया था, फिजिकली किसी भी वोल्टेज को 0 से 5 ग्रो करने में कुछ टाइम लगेगा। एक्चुअल फिजिकल फंक्शन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, वो कुछ ऐसा होगा, ये ग्रोथ और फिर डिके करेगा। ये विड्थ बहुत कम हो सकती है, हो सकता है ये सेकंड के 10⁻⁵ सेकंड में हो रहा हो या 10⁻⁹ सेकंड में हो रहा हो, आपकी बहुत फास्ट स्विचिंग है, नैनो सेकंड के टाइम की स्विचिंग है, लेकिन स्टिल 0 सेकंड में आपका सिस्टम ऑन और ऑफ नहीं हो सकता है, ऑन और ऑफ होने में कुछ टाइम लगता है। तो फिजिकली अगर आप देखें तो नल फंक्शन नहीं हो सकता है। इस नल फंक्शन को मैं और भी जनरलाइज कर सकता हूँ, माना कोई फंक्शन है जो 2 पॉइंट्स पे उसकी कुछ वैल्यू है और बाकी सब जगह 0 है, मैं केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूंगा, माना यहाँ सब जगह 0 है और इस पॉइंट पे माना x इक्वल टू 7 पे 5 है, चलो एक ही है, और फिर x इक्वल टू 10 पे उसकी वैल्यू -3 है, माना फॉर एग्जाम्पल। तो इस फंक्शन को आप कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे, ये सब जगह 0, यहाँ पे एक स्पाइक आई लेकिन विड्थ 0 है, यहीं पर आके फिर 0 हो गया। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये राइज हुआ, वापिस आया, ये 2 पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइड है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, माना x इक्वल टू 7 पे 5 है और x इक्वल टू 10 पे -3 है फॉर एग्जाम्पल। और इस आइडिया को आप और जनरलाइज कर सकते हैं, माना कोई फंक्शन कई पॉइंट्स पे डिफाइंड है इस पॉइंट पे, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है कहीं भी, तो वो भी एक नल फंक्शन की तरह हो सकता है, इस पॉइंट पे वैल्यू 2 और फिर डिसकंटिन्यूस और अगले पॉइंट पे कुछ वैल्यू, तो ओके। अच्छा, नल फंक्शन का एक और एग्जाम्पल आपको दूँ, मैथमेटिकली जो पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली अगेन आप देखेंगे पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक साइन फंक्शन लें, साइन एक्स, माना ये साइन एक्स की वेव है, ओके। अब इस साइन एक्स का इंटीग्रल अगर आप करने लगें, अगर आप इसका इंटीग्रल पूरी एक साइकिल के ऊपर करें यहाँ से यहाँ तक, तब तो इंटीग्रेशन 0 बनता है, प्लस साइकिल और माइनस साइकिल का एरिया एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल। लेकिन इसका इंटीग्रेशन माना आप केवल यहाँ से यहाँ तक करें, तब इंटीग्रेशन 0 थोड़ी बनता है। ये नल फंक्शन नहीं है, नल फंक्शन होने के लिए कहीं से कहीं 0 से कहीं तक भी इंटीग्रल करें, इंटीग्रल 0 होना चाहिए। इसका इंटीग्रल एक साइकिल, जिसे हम पूरी एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल के ऊपर 0 होता है, या फिर आप 2 साइकिल ले लें, 2 साइकिल्स के ऊपर भी इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, क्योंकि 2 प्लस हाफ साइकिल आती है, 2 माइनस, प्लस एरिया माइनस को कैंसिल करता है, ओके। यहाँ से यहाँ तक अगर ये टी है, माना टाइम के रेस्पेक्ट में सोचें, 0 से t तक का इंटीग्रल करेंगे 0 मिलेगा, 0 से 2t तक का इंटीग्रल करेंगे तभी भी 0 मिलेगा, पर आप 0 से केवल यहाँ तक का इंटीग्रल करें तब 0 नहीं मिलेगा, या यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल करें, मतलब फुल साइकिल्स अगर कवर होंगी, या तो एक साइकिल या 2 साइकिल या 3 साइकिल, तब तो इंटीग्रल 0 है, नहीं तो नहीं। तो अभी ये नल फंक्शन नहीं है। पर आप साइन एक्स के बजाय अगर साइन 2x फंक्शन को देखें, इसी ग्राफ में मैं साइन 2x फंक्शन को अगर प्लॉट करूं, साइन 2x फंक्शन क्या होता है, जितने इंटरवल में इसकी एक साइकिल हो रही है उतने इंटरवल में उसकी 2 साइकिल हो जाएंगी, मतलब समथिंग लाइक दिस, वो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। बाकी मैं आगे नहीं बना रहा हूँ, ये उसका टाइम पीरियड बेसिकली हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दुगनी, टाइम पीरियड हाफ। उसके लिए अगर आप केवल यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0, ओके। लेकिन ये भी नल फंक्शन नहीं है। नल फंक्शन के लिए तो मैं कहीं तक भी, यहाँ तक भी इंटीग्रेट करता तभी भी 0 मिलना चाहिए, और यहाँ तक भी, और यहाँ तक भी, और यहाँ तक भी। ये यहाँ तक के इंटीग्रेशन में 0, फिर यहाँ तक के इंटीग्रेशन में 0। लेकिन सोचिए आप इस प्रोसेस को लगातार बढ़ाते रहें, माना आप साइन वेव की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ा रहे हैं, आपने क्या किया, साइन 10t वाला सिग्नल ले लिया, 10t कुछ ऐसा दिखेगा, ये एग्जैक्ट नहीं है बट दिस, इसका इंटीग्रेशन केवल इतने रीजन में भी 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक में भी 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली आप सोचिए, अगर आप साइन n t को प्लॉट कर रहे हैं, ये है साइन 1t, साइन 2t, साइन 3t, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में अगर आप देखें तो वो फंक्शन कैसा दिखेगा, उसका एक साइकिल की विड्थ एक्चुअली 0 होगी,
मैथमेटिकली अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये प्रॉपर फंक्शन तो नहीं है बट लेट्स से दिस वे, एक साइन एंटी फंक्शन है और एन को हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करा रहे हैं, तो ये एक ऐसी साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, इसकी फ्रीक्वेंसी से दुगनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे 10 गुनी है, 20 गुनी है। फ्रीक्वेंसी को अगर हम इन्फिनिटी कर दें तो ये फंक्शन ऐसा है, इसको कहीं से कहीं तक भी इंटीग्रेट करें, उसको अगर आप यहाँ तक भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर उसकी 5 साइकिल पॉजिटिव आ रही हैं तो 5 साइकिल नेगेटिव भी आएंगी। इनफैक्ट 5 नहीं आएंगी, इसकी इन्फाइनाइट नंबर आ जाएंगे, पर आप कहीं तक भी उसका इंटीग्रेशन करेंगे आपको 0 मिलेगा। उतनी साइकिल्स पॉजिटिव उतनी नेगेटिव। बट ये अगेन एक मैथमेटिकल आइडिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिजिकली आपका ऐसा सिग्नल हो ही नहीं सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी डजेंट मेक एनी सेंस इन फिजिक्स। आप हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो बट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी। तो नल फंक्शन का एक और एग्जांपल मैंने कुक तो किया, लेकिन अगेन ये भी फिजिक्स में नहीं है देखने वाला आपको, ये नहीं दिखेंगे, सिग्नल को ग्रो होने में टाइम लगता है। तो फिजिकल सिचुएशन में इसीलिए हम कह रहे हैं मैथमेटिकली तो लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करते हुए शायद हमें नल फंक्शन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिजिकल सिचुएशंस में नल फंक्शन को आप भूल सकते हैं। तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे लिए यूनिक हो गया है। अगर कोई फंक्शन एस स्पेस में दे रखा है तो उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल एक ही फंक्शन होगा। उसका रीज़न लर्चेज थ्योरम। माना आपको किसी एक फंक्शन के 2 इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गए, ओके, f1t और f2t, लेकिन इनका डिफरेंस कितने के बराबर होता है? नल फंक्शन। लेकिन फिजिक्स में नल फंक्शन को हम 0 लेंगे, हमारे लिए नल फंक्शन फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब नल फंक्शन मिलने का मतलब सिंपली वो हमारे लिए 0 है, ओके, 0। तो मतलब f1t और f2t क्या होंगे? बराबर। अगर 2 लोग 2 अलग अलग तरीके से किसी गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो नेसेसरली हमारे लिए क्या करेंगे? मैच। तो इस रिजल्ट को हम कह रहे हैं यूनिकनेस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमारे लिए सॉरी, यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? यूनिक होता है, ओके दिस। तो विद दिस आइडिया, और यूज़ तो मैं पहले से ही कर रहा था इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, अब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, पहले उसी को यूज़ करके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, ओके। फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की खुद एप्लीकेशन तब देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में मेनली कुछ एग्जांपल्स उसके देखेंगे। बट लेट्स सी, माना आपके पास, मैं सीधे एक सवाल लेता हूँ यहाँ पे, आपको लगाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में अगर जाएंगे, ये पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। एक तरीका वैसे इसका है, मैं इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कन्वोल्यूशन के मेथड से डिस्क्राइब करूँगा, ओके। लेकिन एक मेथड इसका ऐसा भी हो सकता है, आप चेक करें, ये जो फंक्शन है ये 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एस, अपार्ट फ्रॉम सम कॉन्स्टेंट्स, ओके। अगर आप 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपको इतना मिलता है, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s। ये माइनस और 2 को अगर आप अलग कर दें कॉन्स्टेंट्स की तरह तो एस ओवर है ये फंक्शन। जिस फंक्शन का आप इन्वर्स लाप्लास ढूंढ रहे हैं वो किसी इस फंक्शन का, और ये फंक्शन अगर आपको केवल ये फंक्शन दिया होता, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस टेबल से, ये साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओके। साइन के टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ए टी का हो जाएगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का फैक्टर नहीं है तो ए से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नोन है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन इन एस स्पेस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें, डिफरेंशिएशन इन एस स्पेस कब आता है? जब ओरिजिनल टी स्पेस में कौन सा ऑपरेशन होता है, करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कौन सा होता है? इंटीग्रेशन का ना, मल्टीप्लिकेशन बाय टी का, ओके। इंटीग्रेशन इनिशियल स्पेस में अगर टी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐसे स्पेस में डिफरेंशिएशन। तो इस ट्रिक को भी यूज़ करके आप वैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसी को करूँगा कन्वोल्यूशन मेथड से, ओके। यूजुअली कन्वोल्यूशन मेथड आपको कई सवालों में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका डेफिनेटली देगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, जरूरी नहीं हो मेथड ईजी हो, लेकिन हो सकता है ये वाला आपको क्लिक ना करे। लेकिन अगर आप जो आपको फंक्शन दिया है उसे ऐसे 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में आप दिमाग में ब्रेक कर पा रहे हैं कि पहले का भी लाप्लास इन्वर्स आपको पता है और दूसरे का भी पता है, तो कन्वोल्यूशन का मेथड आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगेन हो सकता है मेथड ईजी ना बने, पर ये मेथड दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक कर सकता है, ओके। इसके लिए आपको प्रैक्टिस से चीज़ें सोचने की आदत होनी चाहिए। ये मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमें ये फंक्शन दे रखा है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं यहाँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर या के स्क्वायर का एक फैक्टर डिनोमिनेटर में आए तो उसको तो हम साइन और कॉस से डील कर सकते हैं, ऊपर एस या के हो तो साइन और कॉस बनता है। लेकिन यहाँ दो फैक्टर हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप फैक्टराइज तो कर सकते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं है, यहाँ प्लस में ब्रेक नहीं किया, प्लस माइनस में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये, और एक के साथ एस ले लो और एक को बिना एस के रहने दो, किसी के साथ भी ले लो। अब आप अलग अलग इन दो फंक्शंस को देखिए और माना इस फंक्शन का नाम हम एच एस रखें जिसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, तो ये एफ एस, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इनका प्रोडक्ट है। तो अब कन्वोल्यूशन थ्योरम को अगर आप यूज़ करें, ओके, और अपने आप से एफ एस किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, या ऐसे बोलें इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ एस का इन्वर्स लाप्लास मतलब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अरे ये तो कॉस ए टी का है इसका आंसर, तो इसको मैंने कैपिटल एफ टी लिख दिया। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है। ऐसे ही 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अगर यहाँ ए का फैक्टर एक्स्ट्रा होता तो ये साइन ए टी बनता, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके साइन ए टी। ए का फैक्टर नहीं है, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, लीनियरिटी के कारण ए का फैक्टर आप अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, तो एक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स वाला साइन ए टी है, तो ये भी पता है अपने आप मुझे, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पता है, इसका भी पता है, इस पार्ट का भी पता है, इस पार्ट का भी पता है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम जो कहती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहती है लाप्लास इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इन द एस स्पेस, वो सिंपली कितने के बराबर होता है, टी स्पेस में उन फंक्शंस का ऑर्डिनरी वाला प्रोडक्ट नहीं, उनका कन्वोल्यूशन वाला प्रोडक्ट, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, लेकिन सिंपली कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहती है अगर एस स्पेस में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जैसा कि यहाँ पे है, तो अगर आपको अपने आप में इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ और कैपिटल जी पता है, तो फिर आप उनका कन्वोल्यूशन वाला इंटीग्रल या फल्टोनिंग इंटीग्रल बना सकते हैं, बस वो आपको निकालना है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम एट वर्क, ये लाप्लास इन्वर्स इस फंक्शन का निकालने के बजाय मैं इसका लाप्लास इन्वर्स जो कि कॉस ए टी है और इसका लाप्लास इन्वर्स जो कि साइन ए टी अपॉन ए है, इनका सीधा वाला प्रोडक्ट नहीं, इनका कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट ले लूँगा। कन्वोल्यूशन सिंपली, कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट नहीं, कन्वोल्यूशन ले लूँगा। अब एफ स्टार जी टी की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से लेकर टी तक, टी दो जगह आता है, ओके। एक्स डमी वेरिएबल है, आप एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कुछ भी लिखो, ओके, डमी। एफ टी हमने किसको कहा है, कॉस ए टी को, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे, जी टी तो साइन ए टी था, पर यहाँ टी नहीं है, टी माइनस एक्स है, टी की जगह टी माइनस एक्स, तो यहाँ टी की जगह टी माइनस एक्स रख दो, 1 अपॉन ए ऐसी रहेगा, साइन ए भी ऐसी रहेगा, लेकिन टी की जगह टी माइनस एक्स, सो साइन ए इंटू टी माइनस एक्स ओवर ए। अब इस इंटीग्रल को आप कीजिए, मैं इससे आगे की मैथमेटिक्स नहीं करूँगा क्योंकि ये अब इंटीग्रेशन करने का सवाल रह गया है, ओके। जो आप स्कूल लेवल पे या लगातार प्रैक्टिस में जो इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ए का फैक्टर बाहर लिया, साइन ए टी माइनस ए एक्स, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले से इसे एक्सपैंड कीजिए, कॉस ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो साइन ए टी फर्स्ट वाले इंटीग्रल में कांस्टेंट आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रल आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आप जानते हैं, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। और ऐसे ही सेकंड इंटीग्रल में कॉस ए टी बाहर आएगा, कॉस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, कॉस थीटा साइन थीटा को साइन 2 थीटा वाली एक्सप्रेशन में लिख के इसे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन आपने किया, आपका आंसर तैयार हो गया। तो ये जो फंक्शन था, जिसके लिए पॉसिबली और तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, प्रैक्टिस से मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये भी मुश्किल है, पर इसके लिए ये ट्रिक आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ आएगी। पर कन्वोल्यूशन एक ऐसा मेथड है ये। अब इसके बाद कन्वोल्यूशन वाले मेथड में लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट बड़ा आसान है, अच्छा ये तो इसका प्रोडक्ट है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और उनका ले लेंगे कन्वोल्यूशन। ये दिक्कत यहाँ आ सकती है, हो सकता है ये इंटीग्रल इवेलुएट करना खुद आसान ना हो, बट फिर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता आपके पास है। इंटीग्रल में आके अटकने का मतलब मैथमेटिकली आपको दिक्कत हो रही है, बट अदरवाइज आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता हमेशा अवेलेबल रहेगा, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी किया था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से किया था, ओके। आप वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे हमने इसे किस तरह से किया था, लेकिन यहाँ पे आप इसे देखिए, 2 का फैक्टर तो एक कांस्टेंट है, 1 अपॉन एस प्लस 1 और 1 अपॉन एस प्लस स्क्वायर प्लस 1 का ये मल्टीप्लिकेशन है, ये जिस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। अब अकेले अगर आपको 1 अपॉन एस प्लस 1 दिया होता, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 आप जानते हैं किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, 1 अपॉन एस प्लस 1, रेफर टू द टेबल, ओके। ये
इनफैक्ट सीधे मेरे को ये देखना चाहिए, बल्कि ये वाला s+1 a की जगह -1 है, e⁻−at, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका भी पता है, और 1/s² + 1 ये साइन kt या साइन at टाइप का बनेगा। अकेले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, अकेले इसका नॉट लाप्लास, इनवर्स इसका भी पता है, इनवर्स इसका भी पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो प्रोडक्ट का कितना होता है, सीधे फंक्शंस का प्रोडक्ट नहीं, उनके कन्वोल्यूशन के बराबर, तो हो तो गया काम। तो बाकी साइड में आप इस चीज़ को डिटेल में जितना लिखना चाहें लिखते रहें। माना इसका नाम मैंने fs रखा, इसका, अब आप यहाँ किसी को भी fs और किसी को भी gs चूज़ कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन की वैसे भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कन्वोल्यूशन सिमेट्रिक होता है, ओके। तो चाहे आप f∗g निकालें चाहे g∗f, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए कहूँगा आप दोनों ट्राई करें। मैं इस सवाल को कर भी नहीं रहा हूँ इनफैक्ट अगेन, लेकिन एक बार माना आपने इसको fs माना, इस सेकंड वाले को, और इसको gs माना, तो इसका ये हो गया f∗g। तो f∗g का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितने के बराबर होता है, f∗g इन द टी स्पेस, सिंपली, ओके। और f∗g की बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, 0 से t का इंटीग्रल, एक फंक्शन को fx, दूसरे को शिफ्टिंग एंड फ्लिपिंग, फ्लिप करने का मतलब x की जगह -x और शिफ्ट का मतलब t-x, ओके दिस। तो शिफ्टिंग एंड फ्लिपिंग आपने की दिस, लेकिन एक बार f इसे मानो, g इसे मानो, और दूसरी बार इसे f और इसे g मानो, दोनों तरह से आप ट्राई कीजिए इस चीज़ को करने की, चेक कीजिए आपका आंसर। यहाँ इसको मैं मेथड नंबर 1 कह रहा हूँ, इसको मेथड नंबर 2 कह रहा हूँ, दोनों कन्वोल्यूशन से ही निकले, पर एक बार f और g के नामकरण चेंज कर दिया। आप चाहे फर्स्ट मेथड से करो चाहे सेकंड से करो, और एक बार हमने पहले भी इसे पार्शियल फ्रैक्शन से किया है, आप तीनों आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं, आंसर आपको एक ही मिलेगा। बट अगेन पॉइंट ये है, मैं ये भी नहीं कह रहा अगेन कि हो सकता है इसके बाद ये इंटीग्रल करना आसान ना हो, ओके। वैसे यहाँ पे टफ नहीं होगा, इंटीग्रल आसान बनेगा, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, इसको फैक्टराइज किया, पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं, फैक्टराइज, एक ऐसा पार्ट जिसका अपने आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, दूसरा ऐसा पार्ट जिसका अपने आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो फिर वो जो फंक्शंस हैं F और G, बस उनका कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट तो लेना है, ऑर्डनरी प्रोडक्ट नहीं, कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट, हो गया काम बस, ओके। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता आपके पास हमेशा खुला रहता है यूजिंग दी कन्वोल्यूशन थ्योरम, ओके। सो अच्छा, अब आ रहा है एक्चुअली जहाँ से मैंने अपने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट लेक्चर में शायद ये कहा था, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करते क्यों है। अभी आप कोई मैथमेटिकल मशीनरी लग रही होगी, हाँ टी स्पेस से एस स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस स्पेस से फिर टी स्पेस में भी आ गए, लेकिन ये करना क्यों है, क्यों हम कर रहे हैं कि फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करें और फिर वापस यहाँ लाएँ, उसका रीज़न क्या है। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं अलग अलग उसमें, सिग्नल एनालिसिस में वो, लेकिन एक जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है, केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नहीं, सभी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का एक मेजर एप्लीकेशन होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। वैसे आप बाकी तरह की इक्वेशंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इनसे, पार्शियल और वो, लेकिन मैं केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी सिंपलेस्ट टाइप की, यूजुअली कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले, और एक आध में हम वेरिएबल कोफिशिएंट वाला भी ट्राई करेंगे। लेकिन इससे आपको जस्ट मैं हिंट करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उन्हें हम इनिशियल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहेंगे। एक्चुअली ये दो अलग अलग नाम है, इनिशियल और बाउंड्री क्या है एग्जांपल में ही मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको क्लियर नहीं है, ठीक है दिस। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली भी हो सकती है और वेरिएबल कोफिशिएंट वाली भी, ओके। होपफुली यू नो दिस, नहीं पता है तो मैं एग्जाम्पल में ही बताऊँगा आपको सीधे, ओके। लेकिन फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ये है एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है टी स्पेस में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करें, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, हो सकता है आपके अभी तक हम टी स्पेस के फंक्शंस को फंक्शन ऑफ टी और उसको कैपिटल एफ और कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हो सकता है आपको सवाल में वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो, तो आप कंफ्यूज ना करें, आप अप्रोप्रिएटली अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल एफ की जगह नाम वाई दे रखा है फंक्शन का, और टी की जगह नाम एक्स दे रखा है, ओके। स्टार्टिंग स्पेस एक्स वो केवल मैथमेटिकल वेरिएबल्स के नाम है, तो अप्रोप्रिएटली आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, ओके। अब माना आपको कोई, मैं टी स्पेस में ही बात करूंगा, माना टी स्पेस में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पर वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब उसको सॉल्व करना आसान नहीं हो रहा है, ओके, फॉर सर्टेन रीजंस आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मेथड ऑफर करता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, आप उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके एस स्पेस में ले जाओ। अब होगा क्या, आप एग्जाम्पल में देखेंगे, टी स्पेस में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एस स्पेस में जाके भी वो एक इक्वेशन बनती है, पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना रह के एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है एस स्पेस में, ओके। अब ऐसा केवल इस वाले केस में होगा
जब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, जब कोफिशिएंट्स वेरिएबल होते हैं तो इस स्पेस में आके भी फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। लेकिन फिर भी ये होगा, आपको यहाँ से यहाँ जाने में प्रॉब्लम थोड़ा आसान तो हो ही जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन बनी, एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, एग्जांपल में भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी हैं तो ऐसा हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बने, पर यहाँ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल इस वाले से आसान होगी, तो इसको आप किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो टी स्पेस में है उसको ट्रांसफॉर्म करके ले जाओ एस स्पेस में, और एस स्पेस में क्योंकि वो प्रॉब्लम अब सिंपल हो गई, या तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, तब तो सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनती है फिर से कोई दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पर यूजुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके मुकाबले आसान होगी तो माना आपने उसे सॉल्व कर दिया। तो किसी भी तरीके से यहाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम बनी एस स्पेस में आप उसे सॉल्व कर पाए तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन ध्यान रखें ये सॉल्यूशन आपका एस स्पेस में है, ओरिजिनल वाला सॉल्यूशन नहीं है ये आपका सॉल्यूशन है एस स्पेस में। बट अगर आप ये एस स्पेस में जो सॉल्यूशन अब मिला है इस पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकाल लें तो जो आपको चीज़ मिलेगी वही होगा सॉल्यूशन इन टी स्पेस। यही नोशन है, आप यहाँ से यहाँ सीधे नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक्चुअली अगर आप सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह की ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। टी स्पेस में इक्वेशन दे रखी है, टी स्पेस में उसका सॉल्यूशन चाहिए। बट अगर सीधे यहाँ से आने का रास्ता नहीं हो रहा है तो हम इस रास्ते को लेते हैं, प्रॉब्लम को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके एस स्पेस में ले जाओ, वहाँ वो सिंपल इनफ हो जाएगी। ओके, सिंपल इनफ का मेरा सेंस क्या है आप अभी देख लेंगे, सॉल्व करो और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिला उसको फिर से टी स्पेस में ले आओ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, हो गया आपका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट। नाउ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज वाया एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहली इक्वेशन ये है d2ft ओवर dt स्क्वायर प्लस ft इक्वल टू टी, और साथ में आपको कंडीशंस भी दे रखी हैं। यूजुअली हो सकता है, देखो ये सवाल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है इस फॉर्म में हो, यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये वाला नोटेशन ज़्यादा चलता है। मैं सीधे इस फॉर्म में लिखता हूँ y डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये और ये मैथमेटिकली एक ही इक्वेशन है, जो रोल यहाँ x के पास है वो रोल यहाँ t के पास है, और जो रोल यहाँ y के पास है डिपेंडेंट वेरिएबल वो कैपिटल F के पास है। तो हो सकता है आपका सवाल ऐसे में दिया हो तो अप्रोप्रिएटली आप ट्रांसफॉर्म आपको करना आना चाहिए, आपको यहीं से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना चाहिए, या ऐसे बोलना चाहिए इसके बजाय हम ऐसे लिख रहे हैं इक्वेशन, इतना एटलीस्ट लिख दें। ओके, लेकिन मैं इसी फॉर्म में आपको एग्जांपल प्रेजेंट करूंगा। लेकिन इसके साथ आपको दो कंडीशन और दे रखी हैं। ये फंक्शन जो है कैपिटल F, और इस सवाल का मतलब, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है ये ft फंक्शन निकालना है। लेकिन ft के लिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है f का डबल डेरिवेटिव। ओके, डबल डेरिवेटिव को मैं डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन साथ में दो कंडीशंस दे रखी हैं। इस तरह की कंडीशंस को इन जनरल हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, लेकिन इस समय दोनों f0 और f'0, f की वैल्यू और f के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो वाले पॉइंट पे दे रखी है। तो जीरो वाले पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सेंस में जीरो वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है। ओके, आप पूरी प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो जीरो इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसे आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको जो ft फंक्शन मिलना चाहिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी मिलेगा उसमें जब आप t की जगह जीरो रखें तो 1 मिलना चाहिए, और वो f जो फंक्शन मिले उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करो और फिर t इक्वल टू जीरो रखो तो -2 मिलना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन ये कंडीशंस किस फॉर्म की हैं? ये कंडीशन भी इनिशियल पॉइंट पे है t इक्वल टू जीरो पे, और ये कंडीशन भी इनिशियल पॉइंट पे है t इक्वल टू जीरो। तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको आप फिजिकल सेंस में हम कहते हैं एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी है, इसमें इस टर्म का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, 1 है। 1 के बजाय ये 3, 5, 7 कुछ भी होता, अगर ये कोई कांस्टेंट होता तो ये ऐसे ही इस टर्म का कोफिशिएंट भी क्या है, कांस्टेंट। f या f के डेरिवेटिव्स वाले जितने भी टर्म हैं उन सब के कोफिशिएंट क्या हैं, कांस्टेंट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसी के बजाय माना ये टर्म t से मल्टीप्लाइड होता, या t स्क्वायर से, या t के किसी और फंक्शन से, या ये वाला मल्टीप्लाइड होता, तो आप उसे कहते ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा। ओके, जब कोफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट। इस केस में तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना एस स्पेस में जाके ऐसे हो जाता है। यू विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, वैसे आपको मैथमेटिक्स के अपने कोर्स से इस इक्वेशन को या इस तरह की इक्वेशंस को विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है
शायद मैथमेटिक्स में आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, d2 + 1 एक्टिंग ऑन f इज इक्वल टू t, और फिर जैसे भी सॉल्व करें, बट दैट्स अनदर थिंग। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इस पूरी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, मतलब इधर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म और राइट हैंड साइड में भी, ओके। अगर ये इसके बराबर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बराबर होने चाहिए, ओके। दिस, क्योंकि नल फंक्शन तो हम ले नहीं रहे हैं, तो ये बराबर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बराबर होंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ, इसको मैं एफ डबल डैश टी मैंने लिख दिया, एफ डबल डैश टी प्लस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड में टी। अब एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, यहाँ पे नोटेशन, अब ये आपको ऐसे एग्जाम पर्पज़ में इस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कैपिटल एफ के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को माना हम स्मॉल एफ लिख रहे हैं, तो फिर ये रिजल्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ डबल है, लेकिन कहीं इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। सिंगल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एस एफ एस, खुद एफ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके साथ एक एस मल्टीप्लाई होता है, माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू 0 पे, ये। और अगर डबल डेरिवेटिव हो तो इसी को आप रूल को बार बार अप्लाई करें तो हमें इस तरह का रूल मिला था, ओके। ये भी हमारी इस टेबल में कहीं कंटेंट होगा, सेकंड डेरिवेटिव वाला, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल अगर पता है, उसी से आप सेकंड भी और थर्ड भी निकाल सकते हैं। तो जो भी है, सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एस स्क्वायर टाइम्स स्मॉल एफ माइनस एस टाइम्स एफ की वैल्यू एट 0 माइनस एफ डैश की वैल्यू एट 0, ये। तो ये लीनियरिटी के कारण एल एफ डबल डैश टी पे जब ऑपरेट होगा उसकी जगह ये 3 टर्म आ गई है, ओके। यहाँ मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है एफ किसका फंक्शन है, एस का, आगे से मैं नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये इस F0 का मतलब क्या है, कैपिटल F की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे, F डैश 0, और ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अगला बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ हमने स्मॉल एफ एज्यूम किया है। एज्यूम क्यों, ना मुझे कैपिटल एफ पता है ना स्मॉल एफ पता है, मेरा सवाल ही ये निकालना है, लेकिन हम पहले इसे निकालेंगे और फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके इसे निकालेंगे, ओके। दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, और राइट हैंड साइड में टी पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल से याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। टी पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उससे आप टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, एन की जगह 1 रख के, 1/s²। टर्म्स को एक्सपेंड करो, ये और ये आपको इनिशियल वैल्यू में दे रखे हैं, F0 1 और F डैश 0 -2, माना हमारी प्रॉब्लम में इसकी जगह 1, इसकी जगह -2 रखा, तो ये टर्म्स बन गए s²f, ये टर्म माइनस s इंटू 1 और -2 + 2, और ये लास्ट टर्म f, ठीक है। f इज़ अ फंक्शन ऑफ s इम्प्लाइड है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बराबर 1/s²। ये f में, स्मॉल f में केवल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, f के कितने भी टर्म्स हों, 1 है 2 है, जितने भी हैं, उन सब में आप f कॉमन लें और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएं, जैसे मैंने आगे किया है। यहाँ पे ये 2 टर्म्स में f है, इनको यहाँ रखा है, s² + f इक्वल टू, बाकी सब इस साइड, तो यहाँ से आपका f निकल तो गया। ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल F तो अभी भी नहीं निकला, पर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको हमने केवल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गई, लाप्लास स्पेस में आके, एस स्पेस में आके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गई, क्या बची, एल्जेब्रिक इक्वेशन। यही है इंपॉर्टेंट नोशन, और इसका रीज़न है ये वाली प्रॉपर्टी, टी स्पेस के डेरिवेटिव्स एस स्पेस में जाके एस का 1 फैक्टर या एस के 2 फैक्टर या एस के 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी आते हैं, बट डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, तो वही हुआ एफ डबल डैश टी। अगर यहाँ एफ डैश टी का एक टर्म भी होता तो वो भी एस इंटू समथिंग में कन्वर्ट हो जाता, एफ का थर्ड डेरिवेटिव भी होता वो भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन आपने सॉल्व कर दी, ये इसको मैंने डेलिबरेटली ऐसे लिखा है, मैंने यहाँ एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाद में हमने मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, सबको अलग अलग ही ब्रेक करना है। तो पहले से अगर मुझे ये टर्म अलग अलग मिल रहे हैं, 1/s² पहले से राइट हैंड साइड में था, ये s और 2 को मैं इधर ले गया, s - 2, तो मैंने इनको कंबाइन करके एलसीएम नहीं लिया, ऐसे ही रहने दो। और फिर fs की वैल्यू 1/s² s² + 1 और s - 2 ओवर दिस। अगर मुझे केवल ये पूछा जाता एस स्पेस में सॉल्यूशन निकालो, मेरा काम हो गया था, पर सवाल ये नहीं था। सवाल तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया, इक्वेशन तो टी स्पेस में दी गई थी, वहीं सॉल्व करनी थी, तो अभी मुझे वापस यहाँ से यहाँ आना है। मैंने ये तो निकाल दिया है, ये कितना होता है, ये रहा,
ऐसे स्पेस में सॉल्यूशन। बट अब यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ वापस कौन लाता है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब इस फंक्शन का अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। एफ टी जो होगा इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब अगेन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी मेथड सूटेबल लगता है उसे यूज़ कीजिए। इनफैक्ट मैं इसको आगे नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से आगे अब आपके पास कई मेथड हो सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। जैसे लीनियरिटी अप्लाई करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स अलग निकालो, इन्वर्स लाप्लास, इसका इन्वर्स लाप्लास अलग निकालो, इसका इन्वर्स लाप्लास आप कन्वोल्यूशन थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/s² का आपको अलग पता है, 1/s² t से आता है, और 1/s²+1 ये साइन टी से आता है। ओके, आप टेबल से चेक करें तो उनको यूज़ करके आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस से ये चीज़ कभी कभी आपको सीधे लिखने भी आ जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप अप्लाई करें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे विद प्रैक्टिस आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि यहाँ एक s² है, एक s²+1, अगर इनको अलग अलग डिनोमिनेटर्स में रखें और ऊपर 1 का फैक्टर, तो जब LCM लेंगे s² बनेगा, और s² और s² का फैक्टर न्यूमरेटर में कैंसिल होगा, केवल 1 बचेगा। इस फैक्टर को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे स्प्लिट करने का एडवांटेज, अपने आप इसका लाप्लास इन्वर्स पता है, अपने आप इसका लाप्लास इन्वर्स पता है, और इस वाले फैक्टर को भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। एक s/s²+1 ले लो और एक -2/s²+1 ले लो। ओके, तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं इनके अलग अलग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है। हो सकता है किसी दूसरे को कोई दूसरा मेथड स्ट्राइक कर रहा हो इस पॉइंट के बाद, वो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल लीजिए। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही आपकी गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हो गया, इन्वर्स लाप्लास निकाला, सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली कर रखा है क्योंकि आसान क्वेश्चन था, इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, और इसको एक s/s²+1 का फैक्टर और एक -2। अब s²+1 के दो फैक्टर आ रहे हैं, -1 वाला और -2 वाला, इनको एक साथ कंबाइन कर दो पहले। तो इन तीनों फैक्टर्स का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लिखें 1/s² का, तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिए, दो को कंबाइन करके, -1 और -2 को कंबाइन करके, ये 1/s² का t, s/s²+1 का cos t, और यहाँ 3/s²+1 का 3 बाहर ले लो, 1/s²+1 a/s²+a² साइन at साइन t। डन, हो गया, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वेरी इजीली। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को विदाउट एनी मच हैसल हमने सॉल्व कर दिया। हाँ, हमें लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास निकालना आना चाहिए, बट अगर वो हमें आते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में कोई एफर्ट नहीं लगता है, एस स्पेस का सॉल्यूशन मिला, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, जॉब डन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे फिलॉसफी को फिर से वो किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन मिली, एस स्पेस में सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन मिला उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, तो आपको ओरिजिनल ft जो आप निकालना चाह रहे थे हो गया काम। ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ चेक और कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बाउंड्री कंडीशंस अलग होती, ज़रा सोचो, यहाँ पे f0 की वैल्यू 1 के बजाय 5 होती तो क्या फ़र्क पड़ता, यहाँ ये फैक्टर चेंज होता, ये 1 की जगह 5 आता, 5 आने या जो भी फैक्टर होता, या ऐसे ही f' 0 की वैल्यू अलग होती, तो उससे क्या चेंज होता, इस स्मॉल f जो हमने निकाला इस सॉल्यूशन पे फ़र्क पड़ता। माना ये 1 के बजाय 5 होता तो ये फैक्टर 5s का बनता, यहाँ ये 5s बनता, 5s, और अगर ये फैक्टर 5s होता तो फिर इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अलग होता। लेकिन जो भी ये फैक्टर्स होते उसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन अपने आप सही आता। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सॉल्यूशन हमारे सही हैं। सॉल्यूशन सही चेक करने का मतलब, आपको शुरू में दे क्या रखा था, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, मतलब कैपिटल F ऐसा फंक्शन है कि उसका डबल डेरिवेटिव उसी फंक्शन में ऐड करें तो t मिलता है, तो एक तो ये चेक करेंगे, और दूसरा इसे और इसे भी चेक करेंगे। जो फंक्शन है जो हमने निकाला उसको t = 0 पे निकालें तो 1 मिलना चाहिए, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और t = 0 पे चेक करें तो वो कितना होना चाहिए, -2। तो ये सब जरा क्विकली आपको चेक करने की वैसे आदत होनी चाहिए, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो। हमने ft निकाला, इसके डिफरेंशिएशन कर दो सबसे पहले f' और f" t के रेस्पेक्ट में। हाँ, नोटेशन आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कैपिटल F पे अगर मैं डैश लगा रहा हूँ तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में है, और स्मॉल f पे डैश लगा रहा हूँ मतलब डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, दैट मस्ट बी इम्प्लाइड। इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, यहाँ से 1 मिलेगा, cos t का -sin t, sin t का cos t, और डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल दें, 1 का 0,
साइन का कॉस, कॉस का अगेन माइनस, ये हो गए। अब पहले इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, क्या ये इक्वेशन सही है। एफ डबल डैश में एफ को ऐड करो, एफ डबल डैश में एफ को ऐड करो, ये रहा एफ डबल डैश और ये रहा एफ, जरा ऐड कर दो इन दोनों के एक्सप्रेशंस को। माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी कैंसिल, प्लस 3 साइन टी माइनस साइन 3 टी कैंसिल, हाँ टी प्लस 0 टी बच गया, टी वही तो दे रखा है इक्वेशन में। इक्वेशन जो हमने फंक्शन निकाला वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को ओबे करता है, ठीक है, लेकिन क्या वो इन बाउंड्री कंडीशंस को भी ओबे करता है। एफ़ की वैल्यू 0 पे निकालो, ये रहा एफ़, ये रहा एफ़, टी की जगह 0 रखो, ये टर्म खत्म, टी की जगह 0, कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, 1, एफ 0 कितना था 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। एफ डैश 0 माइनस 2 होना चाहिए, एफ डैश भी हमने निकाल रखा है। टी इक्वल टू 0 पे चेक करो, टी इक्वल टू 0 पे साइन 0 0, ये टर्म खत्म हो गया, कॉस 0 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, ओके ये भी चेक हो गया, ओके ये 1 और माइनस 2 वैल्यू दे रखी थी। जो हमें इनिशियल प्रॉब्लम में जो चीज़ें जितनी दे रखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन अलॉन्ग विद इनिशियल वैल्यूज़, बाउंड्री वैल्यूज़ या इस समय वो इनिशियल वैल्यू की फॉर्म में थी, जो भी चीज़ दे रखी थी सबका सब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन निकाला कैसे, लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास, सिंपली हम कहते हैं बाय द मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, हो सकता है मैं इसे पूरा सॉल्व मैंने ना किया हो, विल सी। ये है अगेन मैंने कांस्टेंट कोफिशिएंट का ये अभी एग्जांपल लिया है, एफ डबल डैश, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, एफ डबल डैश प्लस 9 एफ। मैंने टी डिपेंडेंस नहीं दिखाई है, इंप्लाइड है मेरे केस में, ओके, ये टी का फंक्शन है, टी का फंक्शन कॉस 2t माना ये क्वेश्चन, और आपको कंडीशंस ये दे रखी हैं, एफ की वैल्यू 0 पे और एफ की वैल्यू ही π/2 पे। अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप इसे नहीं कहेंगे, ये तो इनिशियल पॉइंट है पर ये कोई दूसरा पॉइंट है, लेकिन आप इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कह सकते हैं। एफ की वैल्यू 2 अलग अलग पॉइंट्स पे दे रखी है, ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ओके। इनिशियल कंडीशन, इसको इस तरह सोच सकते हैं, एक इनिशियल कंडीशन तो है, पर जैसे पिछले केस में एक एफ डैश 0 की वैल्यू भी थी, दूसरी इनिशियल कंडीशन भी थी, वो इनिशियल कंडीशन मिसिंग है, लेकिन उसके बजाय हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो एक दूसरी कंडीशन है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। तो आपके पास कंडीशंस इनिशियल वैल्यू की तरह भी हो सकती हैं या बाउंड्री वैल्यू की तरह भी, ओके, दोनों केस में मेथड एक ही है, ओके। अब कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी, इस एग्जांपल को डील करें। इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, अगेन वो इंप्लाइड है, कैपिटल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर स्मॉल एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसे साइड में हम लिख देंगे, ओके। तो एफ डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एस स्क्वायर टाइम्स स्मॉल एफ माइनस एस टाइम्स कैपिटल एफ की वैल्यू 0 पे माइनस एफ डैश 0, ओके, ये 3 टर्म इससे आए हैं इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। फिर 9f, 9 और कैपिटल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ, ये लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। राइट हैंड साइड में cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन f में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। यहाँ पे जरा चीज़ों को देख लें, देखो f हमें निकालना है, स्मॉल f भी निकालना ही है, s के टर्म में वो निकलेगा s, f0 गिवन है, पर अगर ये गिवन नहीं भी होता, ये एक कांस्टेंट है, माना ये वैल्यू मुझे 1 नहीं बता रखी है, लेकिन ये f की वैल्यू, ये f फंक्शन नहीं है, उस फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे f0, इस केस में हमें दे रखी है 1, तो मैं 1 रख दूंगा, लेकिन ये f डैश 0 इस समय नहीं दे रखा है, पर यही आइडिया यहाँ भी अप्लाई होगा। माना ये मुझे नहीं भी दे रखा है, पर होना तो इसने एक नंबर है, एक कांस्टेंट होना है, c रख दो उसे, अभी c अननोन है, बाद में पता चल जाएगा, तो ये c दिस, तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी, ये कंडीशन आपने यूज़ कर ली। अगर आपने ये f0 की जगह यहाँ 1 रख दिया, ये कंडीशन आप इक्वेशन के सॉल्यूशन में खपा चुके हैं, लेकिन अभी दूसरी कंडीशन यूज़ नहीं हुई है, और f डैश 0 को आपने क्या रखा है, c अभी पता नहीं है, तो इक्वेशन आपकी ऐसी बनी, एस स्क्वायर f, ठीक है, माइनस s इंटू 1, इस टर्म को मैं c लिख रहा हूँ, f डैश 0 जो कि मुझे अभी नहीं पता है, पर होगा एक नंबर ही, ये फंक्शन नहीं हो सकता है, s का फंक्शन नहीं हो सकता है, t का फंक्शन नहीं हो सकता है, ये सिंपली एक नंबर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। दिस 9 टाइम्स f इज इक्वल टू दिस। f वाले टर्म्स को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। अगेन एलसीएम लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे रहने दिया, और प्लस s प्लस c के फैक्टर अलग, तो f यहाँ डिनोमीटर में ले गए, s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। अब असली सवाल, ये सॉल्यूशन निकल चुका है आपका, दिस इज सॉल्यूशन इन एस स्पेस, लेकिन ये c
अननोन चीज़ है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये इसमें एक कांस्टेंट सी आ रहा है। अब ये कांस्टेंट सी आप एस स्पेस में फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बट अगर हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे टी स्पेस में, तो टी स्पेस में कैपिटल एफ जो निकलेगा उसके लिए हम फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। वी विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, दिस सी विल बी फिक्स्ड बाय द अदर बाउंड्री कंडीशन, इस बाउंड्री कंडीशन से इन टी स्पेस, जब टी स्पेस में चले जाएंगे। इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ले सकते हैं। इनका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह का टर्म कॉस से बनता है। ओके, कॉस 3t से बनेगा ये टर्म। सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, इस तरह का टर्म साइन से बनेगा, साइन 3t, एक्जैक्टली साइन 3t से नहीं, साइन 3t होने के लिए सी को आपको साइड करना पड़ेगा, यहाँ 3 का फैक्टर लाना पड़ेगा। एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है तो ऊपर 3 होना जरूरी है, बट लीनियरिटी से वो बड़ा आसान है, ये और ये बहुत आसान। ये भी जब वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रैक्शन आपके ऐसे बने कि एक डिनोमीटर में एस स्क्वायर प्लस 4 आए और एक डिनोमीटर में एस स्क्वायर प्लस 9 आए, ऊपर एस का फैक्टर आए या कांस्टेंट कुछ भी आए, तो ये साइन या कॉस से ये भी टैकल हो सकते हैं। या अगर आपको वो ट्रिक स्ट्राइक नहीं कर रही है तो अगेन कन्वोल्यूशन आपको यहाँ पे एक मेथड तो दे ही रहा है। आप एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को एक फैक्टर समझ लो और इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को दूसरा फैक्टर। अकेले इसका इन्वर्स भी पता है और अकेले इसका इन्वर्स भी पता है, तो उनका कन्वोल्यूशन लेके आप काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस से इसका वो लिखना बड़ा आसान है, ये दोनों फैक्टर एक ही तरह के हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ एस का फैक्टर नहीं लेता, इसको इस तरह सोचिए, अगर यहाँ न्यूमरेटर 1 1 होता और तब आप इस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 में से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को सब्ट्रैक्ट करते, एलसीएम इतना बन जाता और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल होता है एलसीएम में, 9 माइनस 4 बचता 5। 1 अपॉन 5 के फैक्टर से 5 को हमने 1 बना दिया, लेकिन हमें तो न्यूमरेटर में एस चाहिए था, दोनों जगह एक एक एस से मल्टीप्लाई कर दो। आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको ये सीधे आ जाना चाहिए, वरना मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो आपके पास हमेशा है ही, लेकिन वो तो ये आप पे डिपेंड करता है और ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे इफिशिएंटली कम से कम मेहनत करके कैसे अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। ओके, यहाँ से आपके आंसर पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दिस, बट अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं तो केवल इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन एस स्पेस में जाके सिंपली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। एफ निकालने के लिए आपको केवल एक डिवीजन करना पड़ा, प्लस माइनस अरेंजमेंट और एक डिवीजन हो गया। ये सॉल्यूशन है, मैं इसे सॉल्यूशन कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक अननोन जरूर है इस समय, लेकिन ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये एस स्पेस में। एस स्पेस जिसने सवाल पूछा था उसने एस स्पेस की बात ही नहीं की थी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आइडिया तो हम लाए, अच्छा सॉल्व करने के लिए चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो सॉल्यूशन भी फिर से वापस लाना पड़ेगा टी स्पेस में। तो माना यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से मैं आगे बढ़ूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का फैक्टर यहाँ भी है और माइनस 1 अपॉन 5 कोफिशिएंट के साथ यहाँ भी है, तो उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो और ये, तो अब ये सब कुछ नोन है, इनके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नोन है, तो आपका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गया। बस फॉर कंप्लीटनेस मैंने वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ जरूर है, बट बस वो 3 फैक्टर आपके ये बने, अभी मैंने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लिया है। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 9 के जो 2 फैक्टर थे, और मैंने यहाँ पे इसे डेलिबरेटली ऐसा लिखा है, एस स्क्वायर प्लस 4 को अगेन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि अप्लाई करने के लिए साइन के टी और कॉस के टी अप्लाई करने के लिए आपको एस स्क्वायर प्लस के नहीं होता है या ए नहीं होता है, ए का स्क्वायर, तो बेटर है इस फॉर्म में रखें। इस वाले फैक्टर में पहले से एस था, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 2t इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद। एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सिमिलरली साइन 3t, ये यहाँ 1/5 कांस्टेंट, 4/5 लीनियरिटी से कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में ऊपर सी था, लेकिन डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, एस नहीं है, तो एस तो आप ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एस लाएंगे तो 1/s भी लाना पड़ेगा, तो फिर आप साइन 3t नहीं लिख सकते हैं उसे। लेकिन 3 का फैक्टर अगर मैं ऊपर एक्स्ट्रा ले आऊँ और एक 3 से डिवाइड कर दूँ, तो ये साइन 3t का, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, साइन 3t। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है वो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/5 टाइम्स कॉस 2t, 4/5 टाइम्स कॉस 3t एंड c/3 टाइम्स। ये सॉल्यूशन वैसे कंस्ट्रक्ट हो गया है, पर आपको इसमें मिसिंग एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये c क्या था, ये c तो हमने ज़बरदस्ती इसकी वैल्यू रखी थी। अरे जब फंक्शन ही अभी पता नहीं लगा तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट 0 वाले पॉइंट पे कैसे पता लगेगी, ये c एक अननोन है। ओके, लेकिन ये c हम फिक्स कर सकते हैं। अब f के लिए एक एक्सप्रेशन है और f की
ये वैल्यू तो आप यूज़ कर चुके थे, इसको आप यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये वाली वैल्यू अगर पुट करेंगे टी की जगह π/2, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। इनफैक्ट ये कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं टी इक्वल टू 0 अपने एक्सप्रेशन में रखूँ तो क्या मिलेगा। टी इक्वल टू 0 रखो एफ के इस एक्सप्रेशन में, टी इक्वल टू 0 कॉस 0 1 1/5 कॉस 0 1 4/5 1/5 प्लस 4/5 मिलके 1 बन गया, और साइन 0 कितना होता है 0। सी वाला टर्म खत्म हो जा रहा है, जब टी की जगह 0 रख रहे हैं ये टर्म खत्म हो गया, और 1/5 प्लस 4/5 1, और हमें जो कंडीशन दे रखी है वो भी ये थी। लेकिन ये कंडीशन यूज़ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से फिर इसको फिर से इस्तेमाल करके कुछ नहीं मिलने वाला, ये यूज़ हो चुकी है। लेकिन ये कंडीशन अभी तक यूज़ नहीं हुई, इसको यूज़ कर सकते हैं। टी की जगह π/2 रखें तो कितना मिलना चाहिए -1, रख दो टी की जगह π/2। ओके, सॉल्यूशन है लेकिन कंप्लीट नहीं है, सी अननोन है, बाउंड्री कंडीशन ये वाली, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे कितनी बननी चाहिए -1। 1/5 कॉस 2π/2 इज कॉस पाई, 3π/2 3π/2 -1 के बराबर मिलना चाहिए। कॉस पाई कितना होता है -1, साइन π/2 हो 3π/2 हो 5π/2 हो 0 होता है, और सॉरी कॉस, और साइन π/2 तो +1 होता है, बट साइन 3π/2 -1। अप्रोप्रिएटली वैल्यू रखें, सी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, बी केयरफुल, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ एलिमेंट्री मिस्टेक्स हो जाती हैं इस तरीके की, बी केयरफुल। सी की वैल्यू भी आपकी फिक्स हो गई। तो हुआ क्या था, आप इन दोनों केसेस को फिर से चेक करना। जब आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी थी, 0 वाले पॉइंट पे ही फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी थी, तो सीधे यहाँ पे आपने वो वैल्यू रखी, आपको कोई अलग से कांस्टेंट नहीं लेना पड़ा जिसकी वैल्यू बाद में निकालनी पड़े। पर अगर आपको प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरह नहीं दे रखी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरह दे रखी है, और अगर यहाँ ये कंडीशन भी नहीं दी होती तभी भी ज़्यादा समस्या नहीं थी। अगर ये आपको कोई कांस्टेंट के रूप में मिलता, सम कांस्टेंट C1 और सम कांस्टेंट C2, तो फिर भी आप अपने सॉल्यूशन को C1 C2 के टर्म में लिखते, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके टी स्पेस में आते, और फिर इन कंडीशंस को, जो इससे अलग कंडीशंस होती, उनको इस्तेमाल करके उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को आप फिक्स कर देते, फिक्स या डिटरमिन कर देते, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मेथड ओवरऑल एक ही है, लेकिन कहाँ पे आप बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल वैल्यू कंडीशंस को पुट कर पा रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो पॉइंट डिफर हो जाता है। तो यहाँ लास्ट में हमने एफ निकाल दिया था। अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ये इसको मैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन वो कह रहा हूँ, बाउंड्री वैल्यू बल्कि, ओके, बाउंड्री कंडीशन या बाउंड्री वैल्यू को पुट करके सी की वैल्यू फिक्स कर दी। तो सी की वैल्यू अगर आप यहाँ 12/5 रख दें, अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट में बल्कि मैंने सॉल्यूशन लिखा नहीं, तो जो कांस्टेंट हमने फाइनली फिक्स या डिटरमिन किया, हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशंस की मदद से टी स्पेस में आके, वापस जब टी स्पेस में आए तब जाके वो हम अपने फंक्शन को फिक्स कर पाए। ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, पर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ओके, एक आध एग्जाम्पल उसके भी करेंगे, और कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट रह गए होंगे उनको कवर करेंगे, बट दैट कम्स इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।